नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। सबसे पहले तो आपको मेरी तरफ से और हमारी पूरी पाथफाइंडर टीम की तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, अब कनाडा में एक नई इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस शुरू हो चुकी है और वो भी इस कदर शुरू हो चुकी है कि अब कनाडा जो है वो अपने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को खाना देने से भी इनकार कर रहा है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, खबर कल ही सामने आई है। कनाडा फूड बैंक्स उन्होंने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एंट्री करने से इनकार कर दिया है, उनको एक्सेस लेने से इनकार कर दिया है। ये वाली जो खबर सामने आई है, कनाडा का एक बहुत ही बड़ा शहर है, वेस्टर्न कनाडा में दिखने वाला शहर वैंकूवर, जहां पर कि ग्रेटर वैंकूवर फूड बैंक के द्वारा इस तरह के पोस्टर्स, इस तरह के बोर्ड्स लगाए गए हैं। कहा गया है, डू नॉट एंटर फूड बैंक, नो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, यानी कि किसी भी स्टूडेंट को जो कि इंटरनेशनल यानी कि बाहर से आया है कनाडा में पढ़ाई करने, हम लोग उसको यहाँ पे खाना नहीं देने वाले हैं। और ये पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा वरिसम बन जाता है। सबसे पहले तो इसलिए क्योंकि ये दर्शाता है कि कनाडा में जो फूड प्राइसेस हैं बहुत बढ़ चुके हैं, लेकिन ये इंडियंस के लिए बहुत ज़्यादा वरिसम इसलिए बन जाता है बिकॉज जो सबसे बड़ा चंक ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कनाडा में है वो दोस्तों इंडियंस ही हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और अगर मैं ओवरऑल कनाडा में इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस की बात करूं तो लेटेस्ट डेटा ये बताता है कि कनाडा का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो अपने 8 ईयर हाई लेवल पे चल रहा है। इतना ज़्यादा बुरा हाल कनाडा में केवल 2017 में हुआ था और अब एक बार फिर से कनाडा में अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वो 6.6% को टच कर चुका है। यहाँ पर भी देखिए, नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं हर महीने दर महीने। एंड प्रॉब्लम यह है कि वहाँ पर रोजगार के कोई भी साधन देखने को नहीं मिल रहे हैं। बात करेंगे इन दोनों ही डेवलपमेंट्स के बारे में, क्या वजह है कि फूड बैंक्स यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को खाना नहीं दे रहे हैं, एंड ऑल्सो समझेंगे कनाडा की अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन क्राइसिस के बारे में। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि दिवाली के उपलक्ष्य में अनअकैडमी ने अपने सभी ऑफलाइन सेंटर्स में अपने जीएस कोर्सेज के जो दाम हैं उनको कम कर दिया है और अब आप लोग जीएस फाउंडेशन बैच में ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 60,000 रुपीज़ में। हमारे जो ये अलग अलग सेंटर्स हैं, नई दिल्ली के करोल बाग, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज एवं बिहार की राजधानी पटना में आ चुके हैं, जहां पर हम लोग आपके लिए दी हुई डेट्स के ऊपर जीएस बैचेस को लॉन्च कर रहे हैं और उसके साथ साथ आपको हमारे सेंटर्स में सीसैट, एसे राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज जैसी सेवाएं भी अवेलेबल करवाई जा रही हैं। फिर भी कोई डाउट है, आप लोग या तो नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं या फिर आप लोग इन सेंटर्स को विजिट भी कर सकते हैं, जहां पर आपको 1:1 मेंटरशिप भी अवेलेबल करवाई जाएगी। ऑल्सो फ्री स्टडी मटेरियल पाने के लिए हमारी ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। ऑल राइट, सबसे पहले मैं आपको वहां के फूड बैंक्स की हालत बता देता हूं। तो फूड बैंक्स के सामने हमें इस तरह के बिल बोर्ड्स देखने को मिल रहे हैं, जहां पर कहा जा रहा है कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो लोग फूड बैंक के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। हम लोग आपके लिए किसी प्रकार का जो फ्री खाना है वो अवेलेबल नहीं करवाएंगे। और ये जो खबर सामने आई है ग्रेटर वैंकूवर फूड बैंक से सामने आई है, जिसमें कि उन्होंने अपनी रीजनिंग में ये बताया है कि कनाडा गवर्नमेंट की इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लेकर कुछ नई पॉलिसीज सामने आई हैं। उन्होंने उसमें कहा है कि जो फर्स्ट ईयर में आने वाले इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ट्रैवल और ट्यूशन के लिए तो पे करना ही है, लेकिन उसके अलावा उनके पास कम से कम 20,635 कैनेडियन डॉलर्स होने चाहिए। एंड फूड बैंक का ये कहना है कि अगर आपके पास पहले साल में इतना पैसा है तो उसके बेसिस पर आप आराम से अपना जो पहला साल है उसको निकाल सकते हैं। आपको फूड बैंक से फ्री फूड लेने की आवश्यकता नहीं है। और उनका ये भी कहना है कि अब हम लोग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को सर्विस नहीं दे सकते हैं बिकॉज कनाडा में फूड प्राइसेस बहुत बढ़ चुके हैं। बहुत सारे गरीब लोग हैं जिनको इसकी ज़्यादा ज़रूरत है और फूड बैंक्स में जो आने वाले लोगों की मात्रा है वो 2 मिलियन पीपल्स को टच कर चुकी है इन मार्च 2024 और ये साल दर साल बढ़ती जा रही है। और ये वाला जो 2 मिलियन का भी आंकड़ा है
ये बताया गया है कि एक ऑल टाइम हाई आंकड़ा है जो कि यहाँ पर देखने को मिला है। इनका ये कहना है कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके पास इतना पैसा होना चाहिए कि उनको फूड बैंक्स में ना आना पड़े, क्योंकि ये वाले जो फूड बैंक्स हैं ये केवल कनाडा के पुअर सिटीजन्स के लिए ही यहाँ पर बनाए गए हैं। लेकिन दोस्तों जैसे ही ये फैसला लिया गया तो वहाँ पर जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की कम्युनिटी है, पर्टिकुलरली इंडियंस की जो कम्युनिटी है, उन्होंने इस फैसले की कड़ी निंदा करी। उन्होंने पहली बात तो ये कहा कि जो ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए नई गाइडलाइंस आई हैं, जो आपने कहा है कि $20,635 होने चाहिए, ये अभी तक केवल $10,000 था। आपने इस अमाउंट को सडनली 2 गुना से भी ज़्यादा बढ़ा दिया है। दूसरी बात, नई गाइडलाइंस ये कहती हैं कि अब ये जो अमाउंट है इसको हर साल एडजस्ट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ कनाडा स्टैटिस्टिक्स, ऑन द बेसिस ऑफ लिविंग कॉस्ट कितनी है। तो ये किसी भी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा गलत बन जाता है। और दूसरी बात, उन्होंने कहा कि जो ये यूनिवर्सिटीज़ के अंदर फूड बैंक्स बने हुए हैं, तो ये वाले जो फूड बैंक्स हैं ये तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की जो ट्यूशन फीस होती है उसी के माध्यम से इनको बनाया जाता है। अगर हम लोग ही इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं लेकिन हम लोग ही इसको यूज़ नहीं कर पा रहे तो ये कैसी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वाले जो फूड बैंक्स हैं ये हमारे कंट्रीब्यूशन से ही इन चीज़ों को यहाँ पर बनाया गया है। नाउ ये तो एक कहानी है, यहाँ पर ऑब्वियसली अभी इस चीज़ को लेकर डिबेट चल रही है और चलती भी रहेगी। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें, कनाडा की जो अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अभी मैं जिन फूड बैंक्स की बात कर रहा था, डेटा बताता है कि उन फूड बैंक्स में आने वाले जो 18% क्लाइंट्स हैं वो असल में वर्किंग कैनेडियंस हैं, जो कि अगेन दर्शाता है कि उनकी इकोनॉमिक हार्डशिप्स कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट को लेकर हम पहले ही बात कर चुके हैं कि उनका जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ये 8 ईयर हाईएस्ट लेवल पे चल रहा है। इतना बुरा हाल कनाडा का 2017 में हुआ था। जो लोग 15 से 24 की एज ग्रुप में आते हैं उनके लिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा बुरा चल रहा है। एंड इवन इन्होंने ये कहा कि जो यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट लोगों की संख्या है वो भी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। और यहाँ पर भी आप देखिए, रिपोर्ट सामने आई थी कि अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम इतनी बढ़ चुकी है, इसका सबसे ज़्यादा जो नेगेटिव इम्पैक्ट है ये मेनली इंडियंस के ऊपर हो रहा है। बिकॉज हम सभी जानते हैं कि कनाडा में जो इंटरनेशनल पॉपुलेशन है उसमें इंडियंस की तादाद बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। एंड नॉट जस्ट द अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, उनके जो फूड प्राइसेस की प्रॉब्लम है ये बहुत बढ़ चुकी है। आपको जानकर हैरानी होगी, कनाडा में इन्फ्लेशन उतनी ज़्यादा नहीं है, इन्फ्लेशन 2-3% के आसपास चल रही है, लेकिन जो फूड प्राइसेस में महंगाई है ये बहुत ज़्यादा चल रही है। कुछ एरियाज़ में तो फूड प्राइसेस में महंगाई 9%, 8%, 5% देखने को मिल रही है, जो कि वहाँ के आम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा परेशानियों को बढ़ा रहा है। एंड अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो केवल अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन का मामला नहीं, कनाडा की जो जीडीपी है इसमें भी हमें कुछ खास ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही। कनाडा की जो प्रोडक्टिविटी है ये बहुत गिर रही है, जिसकी वजह से उनकी जो पर कैपिटा जीडीपी है ये भी दोस्तों लगातार गिरती जा रही है। और इस चीज़ को लेकर अभी तक कोई भी सॉल्यूशन कैनेडियन गवर्नमेंट के द्वारा सामने पेश नहीं किया गया है। सवाल ये आता है कि ये सारी प्रॉब्लम्स सडनली कनाडा में कैसे देखने को मिली। तो देखिए, ये सारी प्रॉब्लम्स कोविड-19 के बाद पूरे विश्व में ही देखने को मिली थी, लेकिन कैनेडियन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा इन चीज़ों की जो मैनेजमेंट है वो इतनी बढ़िया नहीं रही, जिसकी वजह से आज ये प्रॉब्लम्स कनाडा में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। अब वो लोग कर क्या रहे हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स इमिग्रेशन की वजह से हो रही हैं, तो हम लोग आने वाले 2 सालों में यानी कि 2025 और 26 में जो इमिग्रेशन है उसके ऊपर कैपिंग लगाने वाले हैं और उसके हम लोग जो लेवल्स हैं उनको भी कम करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन्होंने कहा है कि एक बार के लिए, बिकॉज बहुत स्ट्रेस बढ़ चुका है हाउसिंग के ऊपर, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के ऊपर, तो इमिग्रेंट्स के ऊपर एक बार रोक लगाई जाएगी। नाउ देखते हैं क्या होता है। लेकिन ओवरऑल आई बिलीव कि जब तक कनाडा में एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं आएगी तब तक ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। आई थिंक हम सभी जानते हैं कनाडा की करंट गवर्नमेंट के जो हालात हैं, मुझे आपको बताने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं किस तरीके से वो फैसले लेते हैं, किस तरीके से वो शॉर्ट टर्म गोल्स को देखते हुए पॉपुलिस्ट मेजर्स को लेते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कैनेडियन इकोनॉमी को वापस ट्रैक पे आने बहुत ही मुश्किल बन जाएगा। बाकी आप भी अपनी राय हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड।